मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी विल बी डूइंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CUET UG जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन। और इस सेशन में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं फ्रॉम CUET UG जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और क्वेश्चंस बहुत ईजी भी नहीं लिए हैं, तो ईजी टू मॉडरेट हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं तो बहुत ईजी भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज लाइक दिस सेशन अगर सेशन पसंद आता है तो साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल तो नहीं, टेलीग्राम मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ATITYAKT। एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन में टेक अ पॉज, सॉल्व द क्वेश्चन फटाफट से एंड देन वॉज द सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एलिस इज फास्टर देन बॉब। Alice and Bob each walk 30 kilometers. The sum of their speeds is 8 km per hour and sum of time taken by them is 16 hours. तो एलिस का स्पीड क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है। बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन में कि ऑप्शंस को हम यूज करें। ठीक है, ऑप्शंस को हम यूज करें। अब हमें गिवन क्या है? सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 8 किलोमीटर पर आवर। एज्यूम कर लेते हैं कि एलिस का स्पीड ए है और बॉब का स्पीड बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। स्पीड ऑफ एलिस इज ए एंड स्पीड ऑफ बॉब इज बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 8 हो जाएगा, सम ऑफ देयर स्पीड इज 8। अब गिवन हमें ये भी है कि एलिस इज फास्टर देन बॉब, तो दिस इंप्लाइज दैट ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी। अब अगर ए और बी इक्वल भी होते, इफ ए एंड बी वर इक्वल, इवन इन दैट केस ए एंड बी बोथ हैव बीन इक्वल टू 4, 8/2। बट सिंस ए इज ग्रेटर देन बी तो ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4, तो एलिस का स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 4, ये बात तो पक्की है। और टोटल सम ही 8 है, तो 8 से छोटा वैल्यू होगा। बिकॉज ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक का स्पीड 0 हो जाए, बिकॉज अदरवाइज फिर सम ऑफ टाइम 16 आवर्स में इन्फाइनाइट होगा। तो क्लियरली ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता, स्पीड इक्वल नहीं है, एलिस इज फास्टर देन बॉब। तो ऑप्शन ए या फिर सी में से ही आंसर है। तो स्टेट में इतना ही हमारा क्वेश्चन खत्म कर देगा, क्योंकि अब तुम चेकआउट कर लोगे ऑप्शन से और आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए ही मैच करेगा। बिकॉज 30/5, अगर एक की स्पीड 5 है तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी? 3 होगी। 30/5 प्लस 30/3, दिस विल बी 6/10, 6 + 10 यानी 16 आवर्स, आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए ही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो किसी भी एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता तो वो आंसर होता, नहीं करता तो जो बच गया था वो आंसर हो जाता। ठीक है, कन्वेंशनली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है, अदरवाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी 8 आ रहा है, और फिर सेकंड चीज हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ टाइम टेकन बाय देम दैट इज 16 आवर्स। डिस्टेंस दोनों के केस में 30 है, तो 30/A will be time taken by Alice and 30/B will be time taken by Bob and total sum is 60. टोटल सम इज 60। ठीक है, सो अब एलसीएम ले लो, तो 30 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू 60। मल्टीपल अप्रोच से क्वेश्चन हम इसलिए समझते हैं सो दैट एग्जाम्स पहले एक तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए, और दूसरी बात है कि मल्टीपल अप्रोच से तुम्हारा, सो दैट कौन से अप्रोच से क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा ये हर एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो कई बार हम डिफरेंट अप्रोच से क्वेश्चन को समझेंगे। तो 30 इंटू ए प्लस बी बाई ए बी आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू 8 गिवन है, अप्लाई कर दो। तो 30 इंटू 8 अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू 16। 8 से गया ट्वाइस और फिर ए बी आ गया इक्वल टू 15। अब ए प्लस बी 8 है, ए इंटू बी 15 है, तो क्लियरली ए एंड बी विल बी, ए विल बी इक्वल टू 5 एंड बी विल बी इक्वल टू 3। वाई से वर्सा भी हो सकता है, बट क्योंकि ए हमारा ग्रेटर देन बी है, दैट इज वाई ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 3 विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स इन अ रिवर. Point x and y divide the line AB in three equal parts. Let the flow of the river is from A to B. The ratio of the time taken to flow from point A to Y and from point B to Y is 3:4. Find the ratio of the speed of the boat upstream to flow of the river. So assume कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सिनेरियो समझना है। ठीक है, सो यहाँ पे assume कर लेते हैं कि लेट अस से स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ river that is equal to y. If this is the scenario, then downstream speed will be summation of both x plus y, and upstream speed will be x minus y. बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, डाउनस्ट्रीम आ जाएगा x प्लस वाई, अपस्ट्रीम आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, फिर गिवन हमें क्या है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू फ्लो टू रो फ्रॉम पॉइंट ए टू वाई। ओके, पहले ए बी डिस्टेंस हमने फॉर्म किया, एंड बिटवीन ए एंड बी एक्स एंड वाई डिवाइड ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो इफ ए एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स वाई विल ऑल्सो बी इक्वल टू डी एंड वाई बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू डी। टोटल डिस्टेंस हमारा 3D हो जाएगा। दिस इज द सिनेरियो।
ओके, एंड फ्लो ऑफ द रिवर इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ढलान से लग रहा है कि दिस इज फ्रॉम बी टू ए, बट फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी. सो ए वाई स्ट्रेच में जब रो करेंगे तो दैट विल बी बेसिकली डाउन स्ट्रीम, क्योंकि फ्लो है ए से बी. तो ए वाई स्ट्रेच दिस विल बी डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू वाई. फ्रॉम ए टू वाई दिस विल बी डाउन स्ट्रीम, एंड बी वाई दिस विल बी अप स्ट्रीम, बिकॉज रिवर का फ्लो फ्रॉम ए टू बी है. ओके, और डिस्टेंस ए वाई इज 2d एंड डिस्टेंस वाई बी इज d. तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज 3:4. तो ए वाई स्ट्रेच में टाइम कितना लगेगा? 2d इज द डिस्टेंस, स्पीड है डाउन स्ट्रीम यानी x+y. दिस विल बी टाइम डिवाइडेड बाई वाई बी स्ट्रेच में टाइम विल बी डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई x - y, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4. तो d एंड d कैंसिल आउट हो जाएगा. 2d अपॉन x+y और डिवाइड में है 1 अपॉन x - y, तो न्यूमरेटर में आके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 2 अपॉन x+y इंटू x - y, दिस बिकम्स इक्वल टू 3/4. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो x+y इंटू 3, 3x + 3y, दिस इज इक्वल टू 8x - 8y. सो 8x - 3x विल बी इक्वल टू 5x विल बी इक्वल टू 11y. तो यहाँ से हमारा x और y का रेशियो आ जाएगा 11/5. x और y का रेशियो आ जाएगा 11/5. बट क्वेश्चन में x और y का रेशियो नहीं पूछा है. क्वेश्चन में पूछा रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम एंड फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि बेसिकली x - y और y का रेशियो पूछा है. x और y का रेशियो आ गया, तो x - y और y का रेशियो क्या आएगा? x - y हो जाएगा 11 - 5 = 5, यानी कि 6:5 विल बी आवर आंसर. ऑप्शन बी 6:5 आंसर हो जाएगा. क्लियर है बात? ठीक है, क्या ये समझ पा रहे हो? 6:5 विल बी द आंसर. ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सोच सकते थे सेम चीज़ को, कि अगर हम सोचते हैं कि डिस्टेंस हमारा सेम होता है जब भी, व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस में व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, since time into speed is equal to distance, if product is constant, so if distance is constant, then time and speed are inversely proportional, because time into speed constant है, तो time increase करेगा, speed decrease करेगा, speed increase करेगा, time decrease करेगा, तो time into time is inversely proportional to speed. और हमें यहाँ पे क्या रेशियो गिवन है? अगर हमें यहाँ पे रेशियो क्या गिवन है? रेशियो गिवन है टाइम का, दैट इज 3:4. ठीक है, बट यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि डिस्टेंसेस सेम नहीं है, डिस्टेंसेस हमारी सेम नहीं है. ए वाई डिस्टेंस दिस इज 2d और वाई बी डिस्टेंस दिस इज d, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो है 2:1 का. ए वाई इज टू वाई बी, डिस्टेंस का रेशियो है 2:1 का. ठीक है, बट शुरुआत में पहले समझते हैं कि अगर हमारी डिस्टेंसेस सेम होती, इन दैट केस अगर टाइम का रेशियो हमारा आ रहा है 3:4, इफ डिस्टेंसेस वर सेम, तो स्पीड का रेशियो क्या होता? 4:3 होता. इज दैट इट सो? ठीक है, बट क्योंकि हमारी डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो पहले डिस्टेंस को सेम कर लेते हैं. अब एक बात बताओ, अगर 3 यूनिट्स का टाइम लग रहा है 2 यूनिट्स डिस्टेंस ए वाई जाने में और 1 यूनिट डिस्टेंस बी वाई जाने में, डाउन ये अपस्ट्रीम है, सॉरी अपस्ट्रीम जाने में 4 यूनिट्स टाइम लग रहा है, तो अगर ये भी डिस्टेंस हमारी बी वाई भी इक्वल टू ए वाई होता तो टाइम क्या लगता? अगर बी वाई भी इक्वल टू ए वाई होता तो टाइम यहाँ पे 4 × 2 लगता, क्योंकि डबल हो जाती डिस्टेंस. तो यानी कि टाइम हो जाता हमारा 3:8. इफेक्टिवली टाइम का रेशियो आ जाता 3:8. इजंट इट सो? अब डिस्टेंस हमने सेम कर दी, पहले डिस्टेंस इक्वल नहीं था बट हमने जुगाड़ लगा के डिस्टेंस सेम कर दिया, तो सेम डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो आ रहा है 3:8, तो स्पीड का रेशियो होगा 8:3. और पहले वाले केस में हमारा स्पीड है डाउन स्ट्रीम यानी कि x+y, सेकेंड केस में x - y, तो x+y अपॉन x - y, दिस इज 8/3. अब यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो. ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में ऐड x+y प्लस x - y, इफेक्टिव में x अपॉन y का वैल्यू मिल जाएगा 8 + 3 अपॉन 8 - 3, तो दैट विल बी 11/5. ठीक है, 11/5 आ जाएगा. बाकी कहानी तो क्लियर ही है. स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू x - 5 विच विल बी इक्वल टू 11 - 5 6 एंड इज टू y दैट इज 5. तो 6:5 विल बी आवर फाइनल आंसर. तो इस तरह से भी सोच सकते हैं. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, मतलब समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ ईच टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP इज पॉजिटिव एंड इज द सम ऑफ 2 प्रेसीडिंग टर्म्स, यानी कि हर एक टर्म हमारा GP में पॉजिटिव है और एडिशनली द टर्म इज सम ऑफ 2 प्रेसीडिंग टर्म्स, तो कॉमन रेशियो ऑफ द GP क्या होगा? तो अगर फर्स्ट टर्म, सिंस देयर इज अ GP, if first term is equal to A, next term will be AR
देन नेक्स्ट टर्म विल बी ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब एंड सो ऑन, एंड आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तभी तो हमारा हर एक टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि हर बार आर मल्टीप्लाई हो रहा है। अदरवाइज अल्टरनेट टर्म्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं अगर आर लेस देन जीरो होगा, तो आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। देन एवरी टर्म इज सम ऑफ टू प्रेसिडिंग टर्म्स, यानी कि थर्ड टर्म से अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू ए आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू ए प्लस ए आर। ठीक है, सब कुछ एक तरफ लेके आ जाओ, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ क्लियरली हमारा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो है नहीं, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन दिस इज इक्वल टू जीरो। और फिर यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू माइनस बी विच इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, तो रूट फाइव बाई टू। तो दो वैल्यूज आई आर की, वन प्लस रूट फाइव बाई टू एंड वन माइनस रूट फाइव बाई टू। बट सिंस आर हैज टू बी पॉजिटिव इट कैन नॉट बी वन माइनस रूट फाइव बिकॉज नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। आर इज इक्वल वन प्लस रूट फाइव बाई टू विल बी आर आंसर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम चीज़ अगर थर्ड के बजाय फोर्थ टर्म के लिए देखते तो वहाँ पे भी हमारा अल्टीमेटली इक्वेशन सेम ही बनेगा। ए आर कॉमन आया था उस केस में ए की जगह पे, बट इक्वेशन सेम ही बनता है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना तो ए जीरो है ना ही आर जीरो है। बिकॉज अगर ए आर में से कोई भी एक टर्म कोई भी एक चीज़ जीरो हो गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना जीपी का, पूरी जीपी में जीरो ही बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और ओ ई गिवन है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ए ई डी दैट इज अ सेमी सर्कल। ओके, हालांकि क्वेश्चन इस बात को मेंशन नहीं करता, बट एज्यूम करना है हमें इसको इस ऐसे केसेस में कि हमें सेमी सर्कल गिवन है। मेंशन होना चाहिए था बट मेंशन नहीं है। ठीक है, सो ए ई डी इज अ सेमी सर्कल, ओ ई हमें इक्वल टू 7 गिवन है। ओके, सो ओ डी बेसिकली ए डी क्या हो जाएगा, ए डी डायमीटर हो जाएगा और ओ सेंटर है, तो ओ डी विल ऑल्सो भी 7 और ओ ए विल ऑल्सो भी 7, यानी कि ए डी विल भी इक्वल टू 14 और ए डी इक्वल टू 14 आ गया तो क्योंकि स्क्वायर है, सो डी सी बी सी ए बी ये सब भी 14 हो जाएंगे। ओके, तो सेमी सर्कल हो गया और स्क्वायर हो गया हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर, तो अंदर की लाइन से परवाह नहीं करनी है, पेरीमीटर इज द बाउंड्री, तो बाउंड्री रीजन का हमें कैलकुलेट करना है ए बी सी डी ई। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर। तो थ्री साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड देन हाफ सेमी सर्कल। ओके, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, perimeter will be AB which is 14 plus BC which is 14 plus CD which is 14 plus AED which is pi r. Here r is equal to 7. So this will be 22 by 7 into 7 that is equal to 22. तो 42 plus 22 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 64, ऑप्शन सी। ओके, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी कभी अगर ये चीज़ें याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कि कभी भी हमें अगर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया फॉर एनी सर्कल, तो इन दैट केस पेरीमीटर which is equal to 2 pi r is equal to 2 into 2 by 7 into 7 which is equal to 44। तो पेरीमीटर हमारा 44 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर और मीटर में होगा 44 होगा, तो फॉर 7 रेडियस 7 पेरीमीटर विल बी 44। सिमिलरली फॉर रेडियस 7 एरिया इज इक्वल टू 154, 22 इंटू 7। ठीक है, एरिया हमारा आ जाएगा इक्वल टू 154। क्लियर है, और सिंस पेरीमीटर इज प्रपोर्शनल टू रेडियस, तो जब हमारा रेडियस डबल होगा तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस को इंस्टेड कर दें 14 तो पेरीमीटर क्या होगा, डबल हो जाएगा, 44 इंटू 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 88। और सिंस एरिया इज इक्वल प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर हमारा रेडियस डबल हुआ तो एरिया विल बी 4 टाइम्स, रेडियस डबल होते एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, इफ रेडियस इज 14 इन दैट केस एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 154 दैट विल बी 616। सेम लॉजिक अगर हाफ हो, तो अगर रेडियस हमारा 3.5 हो जाए इंस्टेंट, तो पेरीमीटर भी हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 22 और एरिया हमारा 1/4 हो जाएगा 154 का, तो 154/4। कि बार बार ऐसी वैल्यूज़ का यूज़ होगा एग्जाम में, तो इन चीज़ों को छोटा छोटा याद रखना है। ठीक है, 154/4 दैट विल 77/2 38.5। तो तुम्हें बस ये वैल्यू याद रखना है कि पेरीमीटर इज 44 एंड एरिया इज 154 फॉर रेडियस इक्वल टू 7 यूनिट्स। बाकी वैल्यूज़ ईजिली तुम निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा था हमसे, 42 तो आ ही गया था, प्लस एडिशन सेमी सर्कल था तो 22 ऐड कर दोगे।
एरिया कवर्ड, एरिया के लिए क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट विल बी 14 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच विल बी हाफ ऑफ 154 यानी कि 77. सो 196 प्लस 77 दैट इज 273. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ठीक, ओके. Next question. A bag contains 5 black balls, 3 white balls and 2 red balls. 3 balls are drawn in succession. यानी कि एक के बाद एक हमने ड्रॉ किया, एक साथ नहीं ड्रॉ किया, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, एक साथ 3 बॉल्स को ड्रॉ करना और सक्सेशन में ड्रॉ करना, बोथ आर डिफरेंट. इनका डिफरेंस समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक एंड थर्ड इज व्हाइट. क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि 1 बॉल इज रेड, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज व्हाइट. हालांकि देखने में ऐसा ही लग रहा है, बट दोनों बातों में डिफरेंस है. क्योंकि जब क्वेश्चन ये कहता है कि 1 बॉल इज रेड, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज व्हाइट, देयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहली रेड हो, दूसरी ब्लैक हो, तीसरी व्हाइट हो, ये भी ठीक है उस क्वेश्चन के लिए. या फिर पहली रेड है, दूसरी व्हाइट है, तीसरी ब्लैक है, ये भी चलेगा. या पहली व्हाइट है, फिर ब्लैक, फिर रेड, या व्हाइट, रेड, ब्लैक, या व्हाइट. सॉरी, ये तो काउंट हो गया. अब काउंट करते हैं ब्लैक से स्टार्ट करके. तो या फिर हमारा ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, रेड. सो ऑल दीज 6 ऑप्शंस आर पॉसिबल अगर क्वेश्चन कहे कि एक रेड हो, एक व्हाइट हो, एक ब्लैक हो. बट दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट फर्स्ट मस्ट बी रेड, second must be black and third must be white. और इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन. एक साथ 3 बॉल्स नहीं उठाएंगे, सक्सेशन में उठाएंगे. क्योंकि एक साथ उठाने में तो ये सारे के सारे केसेस एक साथ ही काउंट हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही नहीं जब एक साथ हमने बॉल्स उठाई हैं तो. बट जब हम सक्सेशन में उठा रहे हैं तो ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि पहली बॉल्स कौन सी आई, सेकंड बॉल कौन सी आई, थर्ड कौन सी आई. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन दिस केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस केस विल बी इक्वल टू टोटल केसेस क्या आएंगे. भाई 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो पहली बॉल हमारी आनी चाहिए, पहली बॉल हमारी क्या आनी चाहिए, पहली बॉल हमारी आनी चाहिए ब्लैक. टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 5 + 3 + 2 10 बॉल्स हैं. तो फर्स्ट बॉल जो हम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हमें रेड चाहिए, रेड है 2, तो 2/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट बॉल टू बी रेड. अब एक बॉल हमने ड्रॉ कर लिया है, और क्योंकि ड्रॉ करने के बाद में दोबारा बॉल वापस नहीं रखा है, तो 9 रिमेनिंग बॉल्स आर इक्वल टू 9. तो फॉर सेकंड बॉल, क्योंकि सेकंड बॉल का आउटकम क्या आएगा, अब हमारा जो रिमेनिंग बॉल्स है उन पर डिपेंड करेगा. अब हमारे पास रिमेनिंग बॉल्स में से सेकंड बॉल हमें चाहिए ब्लैक. तो ब्लैक बॉल्स हमने अभी फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ किया दैट वाज रेड, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो रिमेनिंग 5 ही रहेगा. तो 5/9 विद द प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड बॉल टू बी रेड, क्योंकि 9 बॉल्स बची हैं टोटल और उनमें से 5 ब्लैक हैं, तो 5/9. अब 2 बॉल्स ड्रॉ कर ली, रिमेनिंग बॉल्स आर 8. नाउ देयर आर 4 ब्लैक बॉल्स एंड 1 रेड बॉल, बट हमें ड्रॉ करनी है व्हाइट बॉल, वो तो अभी भी 3 है. तो 3/8 विल बी प्रोबेबिलिटी फॉर द थर्ड बॉल टू बी व्हाइट. 2/10 इंटू 5/9 इंटू 3/8, तो 10 से गया 10, 3 से बचा 3, तो 1/24 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट बॉल टू बी रेड, सेकंड टू बी ब्लैक एंड थर्ड टू बी व्हाइट. आंसर आ जाएगा 1/24. यहीं अगर ये क्वेश्चन पूछता कि तीनों बॉल्स हमने एक साथ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम, ओके. एंड इन दैट केस क्वेश्चन कहता कि 1 रेड, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक. दोनों बातों का डिफरेंस समझ लेना अच्छे से. ठीक है, तो इन दैट केस क्या करते हैं, क्योंकि 3 बॉल्स हमने एक साथ पिक किए हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता. 1 इज रेड, 1 इज व्हाइट, 1 इज ब्लैक. तो टोटल हमारे पास केसेस क्या आएंगे, टोटल 10 में से 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं, 10C3. और न्यूमरेटर में वैल्यू आएगा हमारा 1 रेड, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक. सो दैट विल बी 2C1 इंटू 3C1 इंटू 5C1. तो 5 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 30, 30/10C3 विच इज इक्वल टू 120. सो 1/4 आंसर आ जाएगा इस केस में. दैट प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1/4. बट यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं, ठीक है. यहाँ पे जब हम अगर इसी को पहले केस के हिसाब से कंपेयर करें, तो यहाँ पे 6 केसेस बन रहे हैं ऑर्डर के, कि रेड ब्लैक वाइट, रेड वाइट ब्लैक, क्योंकि हमारा सेकंड वाले केस में तो ऑर्डर है ही नहीं. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रहा है. बट फर्स्ट वाले केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर मान लो फर्स्ट वाले केस को भी तुम सेकंड के तरीके से ही कंसिडर करते हो, तो फिर वहाँ पे तुम्हें 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ 3 बॉल्स को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं. हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम सक्सेशन में बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं. दैट इज वाई दिस इज द राइट मेथड. और अगर गलती से ये मेथड लगा भी रहे हो, तो ध्यान रखना फिर 1/6 करना पड़ेगा. टोटल 6 केसेस हैं, उनमें से एक ही केस हमारे काम का है, एक ही केस हमारे काम का है. क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
what will be the simple interest earned on an amount of rupees 22,000 in 8 months at 8 and 1/4% per annum. Okay, so simple interest is equal to principal into rate of interest into time divided by 100. But generally we will not be using the formula. Instead अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे. तो 22,000 रुपीज़ हैं, 8 मंथ्स में हमें इंटरेस्ट पता करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8 and 1/4%, विच इज बेसिकली 8 4 32 + 1 33.4%. ठीक है, तो 1% ऑफ 22,000 इज 220. 1% है 220. और अगर हम 1 ईयर का इंटरेस्ट लेते तो होता 33/4%. तो ये वैल्यू आया था फॉर 1 ईयर, बट हमें करना है 8 मंथ्स के लिए, तो इंटू 8/12 कर दोगे. दिस विल बी द आंसर. आप सिंप्लीफाई कर लो इसको जितना भी हो पा रहा है. ठीक है, सो बचा यहाँ पे 2 से बचा 6 और 6 से यहाँ पे बचा 11 और यहाँ आया 110. तो 110 × 11 दैट इज 1210 रुपीज़ विल बी द आंसर. ओके, ऑप्शन सी. अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे भी करोगे फॉर्मूले से तो भी सेम टाइम ही लगेगा, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिना फॉर्मूले को समझे हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, बिना फॉर्मूले को याद किए, बिना फॉर्मूले को यूज़ किए कैसे हम चीज़ों को समझ के सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, समझना तो है ही है, बट कैसे हम समझ के सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, 1% हमारा इफेक्टिवली 220 है, हमें चाहिए 8 and 1/4%, विच इज 33/4%. मल्टीप्लाई किया 33/4 से और अल्टीमेटली 8 मंथ्स के लिए चाहिए, पर एनम नहीं चाहिए. दैट इज वाई हमने 8/12 किया. ठीक है, यही सेम चीज़ फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं. ओके, ये फॉर्मूला लिखते हैं कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 22,000 इंटू रेट विच इज 33/4. तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 के साथ 4 भी आया था साथ में, और मल्टीप्लाई बाई टाइम विच इज 8/12. ओके, next question. The simple interest of an amount is 16/25 of the principal. Find the rate % per annum if the time and rate both are numerically equal. रेट % per annum चाहिए जबकि टाइम और रेट दोनों ही इक्वल हैं, और हमारा इंटरेस्ट है 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल. सिंपल इंटरेस्ट है 16/25 ऑफ द प्रिंसिपल. 16/25 कितना है परसेंटेज में? फ्रैक्शन में 16/25 है, इंटू 100 कर दिया, दिस विल बी 64%. तो रेट % एंड टाइम बोथ आर इक्वल. तो 64 इज इक्वल टू रेट % अगर आर है तो टाइम भी आर है, R². यहाँ से R इज इक्वल टू 8 आ गया. रेट % इज इक्वल टू 8%. ऑप्शन ए इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. LCM एंड HCF ऑफ 2 numbers आर 35 and 15 respectively. तो प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 numbers क्या होगा? नाउ फॉर एनी 2 numbers द प्रॉपर्टी इज दैट प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers, अगर नंबर्स हमारे A एंड B हैं, और अगर हम LCM लें A और B का, एंड इफ LCM ऑफ A एंड B एंड देन HCF ऑफ A एंड B, अगर HCF हमारा इक्वल टू लेटर से H है और LCM HXY है, कब HXY होगा? जबकि हमारा A इज इक्वल टू H इंटू एक्स और B इज इक्वल टू H इंटू वाई. ठीक है, अगर ये नंबर्स हमारे आ रहे हैं, H तो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है फॉर बोथ द नंबर्स, और अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर H है, इन दैट केस X एंड Y विल बी को-प्राइम, यानी कि X और Y का HCF इक्वल टू 1 होगा. इन दैट केस LCM इंटू HCF इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers. तो अगर क्वेश्चन में हमें LCM HCF गिवन है, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. प्रोडक्ट गिवन है तो अकॉर्डिंगली LCM और HCF में से कोई एक वैल्यू गिवन होगा तो भी निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू. तो 35 इंटू 15 विल बी आवर आंसर, which is 350 plus 175, 525. ऑप्शन बी. ओके, क्या क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछता कि नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, तो हमें HCF 15 गिवन है, और एक सेकेंड इस क्वेश्चन में HCF 15 है, LCM 35 कैसे आ रहा है? क्वेश्चन फ्रॉड है एज सच. ये आंसर तो चलो 525 आ जाएगा, बट क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर HCF हमारा 15 है तो LCM 35 कैसे हो सकता है? LCM मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ HCF, इजंट इट सो? तो LCM हमारा 15XY होना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू 35. तो क्वेश्चन फ्लॉड है एज सच. ठीक है, बट आंसर समझ लो इसका. आंसर तो LCM इंटू HCF होगा, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज ही सही नहीं है, क्वेश्चन गड़बड़ है. एग्जाम में आया था बट क्वेश्चन गलत है, क्योंकि LCM इंटू HCF तो ठीक है, बट LCM तुम्हारा 35 पॉसिबल ही नहीं है HCF 15 के लिए. एनीवे, लॉजिक समझ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सुरेश कवर्स द डिस्टेंस बाई अ साइकिल एट 10 km per hour. He turns to the starting point in a car at a speed of 50 km per hour. Find the average speed for the entire journey. पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा? अब जाते समय द स्पीड इज 10 km per hour फॉर सुरेश, और लौटते समय द स्पीड इज रिटर्न स्पीड इज 50 km per hour. ओके, तो इन एनी सच केस एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंसेज सेम है बोथ केसेस में, तो एवरेज स्पीड इज 2AB अपॉन A plus B, वेयर A एंड B आर स्पीड्स. ठीक है, ए हो गया जाने का स्पीड
एंड b इज रिटर्निंग स्पीड। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 इंटू 50 बाई 10 प्लस 50। तो दैट इज इक्वल टू 1000 बाई 60, 100 बाई 6, 16.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया। बट अदरवाइज विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे कि हमें, क्योंकि स्पीड्स गिवन है तो स्पीड्स का एलसीएम लेकर डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 स्पीड्स हैं, अगर 3 होंगी 4 होंगी और कुछ सिनेरियो होगा तो फिर क्वेश्चन मुश्किल होगा। ठीक है, सो अगर हमें स्पीड्स गिवन है तो स्पीड्स का एलसीएम लेकर डिस्टेंस अज्यूम कर लो। 50 और 10 का एलसीएम दैट इज 50। तो हमने मान लिया डिस्टेंस लेट अस से इज इक्वल टू 50। इफ डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर्स तो टाइम टेकन, जाते समय स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो टाइम टेकन विल बी 5 आवर्स, एंड ड्यूरिंग द रिटर्न स्पीड इज 50 तो टाइम टेकन विल बी 1 आवर। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टी बाई टी। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 50 प्लस 50, टोटल टाइम आ जाएगा 5 प्लस 1। तो 100 बाई 6 विल बी आर एवरेज स्पीड। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Virat swims for 12 and half hours while going 24 km downstream and 36 km upstream. But he takes just 12 hours to swim 36 km downstream and 24 km upstream. So at what rate is the river flowing? Again, इस क्वेश्चन के भी ऑप्शंस गलत गिवन थे, मैंने ऑप्शंस को चेंज किया है सो दैट करेक्ट आंसर के साथ मैच करें, बट ऑप्शंस गलत गिवन थे। तो एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन करो तो कई बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों, एक या दो क्वेश्चन ऐसे निकले जहाँ पे कि ऑप्शंस गड़बड़ गिवन। ठीक है, आज आईपीमेट रोहतक के एग्जाम में भी ऐसा हुआ था। तो डेफिनेटली ऐसा अगर एग्जाम में होता है तो पैनिक नहीं करना है और बार बार उस क्वेश्चन को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करनी उस क्वेश्चन को। ठीक है, तुम या तो रिव्यू कर दो या अपने पास लिख के रख लो, बाद में एंड में वेरीफाई कर लेना, बट बीच में उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना बार बार। अगर ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन गड़बड़ हो सकते हैं तो आगे बढ़ो, 4-5 बार सेम कैलकुलेशन करने की कोशिश मत करना। ठीक है, स्किप मार देना उस क्वेश्चन को फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस गलत थे इस क्वेश्चन के लिए, जो एक्चुअल ऑप्शंस गिवन थे, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड को लेटर से डी मान लेते हैं और अपस्ट्रीम स्पीड को यू मान लेते हैं ताकि इक्वेशन हमारी सिंपल बने। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, टाइम टेकन इज 12 and half hours for 24 km downstream and 36 km upstream. So 24 by D will be time taken in downstream and 36 by U will be time taken in upstream and total time आ रहा है 25 by D. This is first equation. Second equation आ रहा है हमारा 12 hours to swim 36 km downstream and 24 km upstream. So 36 by D plus 24 by U, this is equal to 24. This is second equation. ओके, अब किसी एक को एलिमिनेट करते हैं डी और यू में से, इसको एलिमिनेट किया जाए तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अगर हम यू को एलिमिनेट कर देते हैं चलो पहले, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से, या तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर सब्ट्रैक्ट करें, या फिर एक काम करते हैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से, क्योंकि 24 भी मल्टीप्लाई होकर इंटीजर ही वैल्यू देगा और राइट हैंड साइड पे भी 25/2 इंटू 2/3 25/3 आ जाएगा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 24/डी हो जाएगा हमारा 16/डी प्लस 24/यू दैट इज 25/3। तो वैल्यूज बहुत मुश्किल नहीं आ रही तो इसलिए 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता कि पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अच्छा एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करके अब सिंपली हमारा काम हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। 36/d माइनस 16/d और ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो 20/d इज इक्वल 24 माइनस 25/3। तो ठीक है ना, ठीक है 24 था, 20/d इज इक्वल 24 माइनस 25/3, 72 माइनस 25/3। ठीक है, 12 था, पता नहीं 24 क्यों लिखा है इसको, क्या सोच के 24 लिखा हुआ है इसको, ये थोड़ा अजीब सी वैल्यू आ रही थी तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। एनीवे, तो 12 माइनस 25/3, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा इक्वल टू 11/3। तो d इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60/11। अभी वैल्यू इंटीजर में तो नहीं आ रहा है बट क्या करेंगे, यही वैल्यू आ रहा है डी का, d इज इक्वल टू 60/11 आ रहा है। ठीक है, अब पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, मालूम ना फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया डी को, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी, तो 24/60/11 प्लस 36/u इज इक्वल 25/2। तो यहाँ पे आ गया 22/5 प्लस 36/u इज दिस इक्वल 25/2। अननेसेसरी टिपिकल कैलकुलेशन है बस इस क्वेश्चन में, 25/2 माइनस 22/5।
तो वैल्यू आ जाएगा 50 माइनस 44 यानी 6/10, दैट इज 36/u। सोल्यूशन बहुत गड़बड़ हो रहा है। गेन गड़बड़ किया है। 22/5 ठीक है, अब ट्रैक किया हमने, तो 125 माइनस 44, 125 माइनस 44, तो दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 24, 76/10। ऐसा तो वैल्यू नहीं आ रहा होगा, u इज इक्वल 90/19, ऐसा वैल्यू तो नहीं आ रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। डी का वैल्यू 60/11 आ गया, ठीक है। 24/60/11, 2 × 11 22/5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया 22/5 वहाँ पे, 125 माइनस 44, 81। अरे क्या कर रहा, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा लग रहा है। 81/10 होगा, यहाँ 4 आया, यहाँ बचा 9, ठीक है। तो u हमारा इक्वल टू आ जाएगा 40/9। अब ठीक है, u आ गया 40/9। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रिवर की फ्लो स्पीड क्या है, ठीक है। तो d माइनस यू अगर हम करेंगे तो वहाँ से ट्वाइस द रिवर फ्लो स्पीड निकलेगा। अगर हमारा रिवर फ्लो स्पीड y है तो 2y की वैल्यू मिलेगा। d माइनस यू करते हैं तो 60/11 माइनस 40/9, और दिस इज 2y, तो डिवाइड बाई 2 करोगे, दिस विल बी इक्वल टू y, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो या तो इनको पहले अप्रॉक्सीमेट कर लो बजाय कि और फ्रैक्शन में इन्वॉल्व होने के, क्योंकि वैसे ही दिमाग खराब हो गया, ठीक है। 11 5 सर 55, तो 5 एंड 5/11 5.45 रफली वैल्यू आ गया, और माइनस 40/9 विच इज़ 4.44, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आएगा 5.45 माइनस 4.44 डिवाइड बाई 2, विच विल बी 0.5 रफली। ऑप्शन बी आंसर आएगा 0.5। ओके, एग्जाम में सारे ऑप्शन 1 से ऊपर के थे, कोई भी 0.5 वगैरह ऑप्शन नहीं गिवन था, ठीक है। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, अगर इक्वेशन बनाने से पहले ही हम थोड़ा सा आसान कर लेते चीज़ों को, ऐसे आसान कर लेते कि हम डाउन स्ट्रीम देखें, हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमें पता है 24 डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, 36 अप स्ट्रीम जा रहे हैं, 36 डाउन स्ट्रीम, 24 अप स्ट्रीम। तो इक्वेशन लिखते समय ही चीज़ों को आसान कर लें कि पहले वाले केस में हम मल्टीप्लाई कर दे, मान लो तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, पूरी केस को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 24 है 36 है, ठीक है। या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले को, ताकि इंटीजर में आ जाए राइट हैंड साइड में वैल्यू। तो अगर 24 36 के बजाय हम 48 जाए डाउन स्ट्रीम और 72 जाएँ अप स्ट्रीम, इन दैट केस टाइम टेकन विल बी 25 आवर्स। और सेकंड केस में 36 से 24 है, अब यहाँ पे इसको 72 बना लो, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 108 एंड 72, टाइम टेकन होगा 3 टाइम्स 36 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। तो अब डिफरेंस क्या आ रहा है, इन बोथ केसेस हमने अपस्ट्रीम गए हैं 72, और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस कितना है, 60 का डिफरेंस है, और टाइम में डिफरेंस है 11 का, यानी कि 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है 11 आवर्स का। यहाँ से डाउन स्ट्रीम आ गया 60/11, ठीक है। अब किसी भी एक में अप्लाई करके ऐसे अपस्ट्रीम की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या है, क्लियर है? ठीक है, बट यहाँ से चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी बजाय इक्वेशन बनाने के, ऐसे देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान दिखेगी। डाउन स्ट्रीम आ गया 60/11, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x माइनस 1/x दैट इज इक्वल 3 एंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², पूछ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि हमें क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1x का वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल समथिंग, लेट अस से दैट इज इक्वल टू k,
तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स विच विल इक्वल टू 2 ओनली, दिस विल इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स अगर गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 2, ओके, या एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। अब ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछे तो क्यूब कर दो यहाँ पे, एक्स प्लस 1 एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स विच विल इक्वल टू 3 ओनली इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो के है हमारा, तो इफेक्टिवली एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू दिस इज इक्वल टू के क्यूब, तो रिजल्ट आ जाएगा के क्यूब माइनस 3 के। दिस इज फॉर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, बट अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स गिवन है इक्वल टू के, अगेन स्क्वायर करोगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2। तो इन प्रेजेंट केस आंसर होगा दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11, ओके, और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, क्योंकि जहाँ पे जब क्यूब करोगे तो बीच में नेगेटिव साइन ही रहेगा, तो दिस विल इक्वल टू के क्यूब प्लस 3 के। दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनको याद रखना है, और भूल भी जाओ तो फिर इजीली निकल आएंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n इंटू पी प्लस 1 बाई 2 इंटू n इंटू n माइनस 1 टाइम्स क्यू वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a p, दिस इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब इस फॉर्म में लाने के लिए ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 2 बाई 2 इंटू n इंटू ए, एन 2 बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n इंटू पी प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू क्यू। डायरेक्टली कंपेयर करो, सो ए इज इक्वल टू पी आ गया और डी इज इक्वल टू क्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू पी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, तो आंसर विल बी ऑप्शन पी क्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m माइनस n इज इक्वल टू 16 एंड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो वैल्यू ऑफ mn क्या होगा? अगेन स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, m माइनस n 16 गिवन है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, दिस इज इक्वल टू 256, और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है 400, तो 2mn विल इक्वल टू 400 माइनस 256, और यहाँ से mn आ जाएगा 144 बाई 2 विच इज इक्वल टू 72, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of n terms of the series 1 plus 1.5 plus 2 plus 2.5 plus 3 and so on, so this is a arithmetic progression, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है जहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और कॉमन डिफरेंस है 0.5, और हमें n टर्म्स का सम चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स 0.5, so n बाई 2 इंटू 2 प्लस 0.5n माइनस 0.5, so this is n by 2 इंटू 0.5n प्लस 1.5, 0.5 को 1 बाई 2 से रिप्लेस कर तो आ जाएगा n इंटू n प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ओके। ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, सिंपल ए बी बन रही थी, बट जस्ट इन केस मान लो अगर क्वेश्चन में हमें सिंपल ए पी नहीं बन रही होती और ऑप्शंस गिवन होते तो हम डायरेक्टली ऑप्शंस का यूज़ कर लेते, ठीक है। अगर मान लो कोई टिपिकल सीरीज बन रहा होता बट क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस गिवन थे और ऑप्शन सारे के सारे एन के टर्म्स में थे, तो हम एन इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू डाल के पुट करके अपना आंसर वेरीफाई कर लेते। भाई हमें ये पता है फर्स्ट टर्म 1 है, तो अगर हम S1 निकालें यानी कि फर्स्ट टर्म का सम निकालें, एन इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो S1 शुड बी इक्वल टू 1, तभी तो इस सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा उस सम ऑफ एन टर्म्स में, इजंट इट सो? तो एन इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो कहाँ पे 1 आ रहा है रिजल्ट हमारा, तो फर्स्ट टर्म आ रहा है, फर्स्ट ए ऑप्शन ए दे रहा है 1 इंटू 1 प्लस 3 यानी 1 इंटू 4 बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये तो पॉसिबल है, करेक्ट नहीं है अभी सेटिस्फाई कर रहा है, जरूरी नहीं ये आंसर ही हो बट ये सेटिस्फाई कर रहा है कि कोइंसिडेंटली ये आंसर एक्चुअल में भी है,
बट फिलहाल ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देखना कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा सेटिस्फाई करे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड है n into 1 plus 1, 1 into 1 plus 1, 1 into 2 by 2, this is also satisfying, this is also equal to 1. Third case, 1 plus 1 यानी 2 into 3 by 4, this is not integer, this is not the answer, 1 ही नहीं आ रहा है. और लास्ट वाला, that is 1 into 4 by 2, this is equal to 2, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग. तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए. अब ए और बी में से कोई एक आंसर होगा. अब एन इज इक्वल टू पुट कर दो. क्या आंसर देना चाहिए इसमें? 1 plus 1.5 यानी कि हमारा S2 आना चाहिए 2.5. तो फॉर फर्स्ट ऑप्शन दैट इज 2 into 5 by 4, 10 by 4 विच इज इक्वल टू 5 by 2. तो ये तो सेटिस्फाई अभी भी कर रहा है, तो चांसेस यही है कि यही आंसर होगा. नेक्स्ट को भी देख लेते हैं. सो दैट विल बी 2 into 3 by 2 विच इज इक्वल टू 3, इक्वल टू 3 आ रहा है. तो दिस इज नॉट द आंसर. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. तो अगर टिपिकल कैलकुलेशन हो तो वहाँ पे ऑप्शंस में एन इज इक्वल 1 और 2 को पुट करके भी चेकआउट कर सकते हो आंसर अपना. ठीक है, अदरवाइज फिर फॉर्मूला यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो यहाँ तो ईजिली सॉल्व कर ही सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can complete a work in 30 days, B and C in 10 days, and C and A in 5 days. If all of them work together, तो टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क क्या होगा उस केस में? ठीक है, A और B कंप्लीट करते हैं 30 डेज में. B and C कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, एंड C and A कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज. यहाँ पे टाइम गिवन है, तो यहाँ से वर्क एज्यूम कर सकते हो. वर्क शुड बी एलसीएम ऑफ दीज थ्री. 30, 10 और 5 का एलसीएम, दैट विल इक्वल 30 ओनली. वर्क हमने एज्यूम कर लिया 30. ठीक है, और वर्क इज इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी. तो टाइम हमें पता है, वर्क पता है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे. तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? फॉर ए प्लस बी एफिशिएंसी आ जाएगा 30/30 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट. फॉर बी प्लस सी आ जाएगा 30/10 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. एंड फॉर सी प्लस ए 30/5 विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. अब क्वेश्चन पूछा है, अगर सारे के सारे साथ में काम करें, फॉर देम वर्क टुगेदर, तो टाइम टेकन क्या होगा? अब यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ रही है, बी प्लस सी की आ रही है, सी प्लस ए की आ रही है, सबको ऐड कर दो. सारी एफिशिएंसी को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ए, क्योंकि पहले वाले केस में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 1 यूनिट वर्क कर रहे हैं इन 1 डे. बी एंड सी 3 यूनिट्स वर्क पर डे, सी एंड ए 6 यूनिट्स वर्क पर डे. तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जैसे सबको ऐड करोगे ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 6 + 3 + 1 विच इज इक्वल टू 10. यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिला के आ रहा है हमारा इक्वल टू 5. एक दिन में दे आर डूइंग 5 यूनिट्स वर्क. So in that case, time taken by them together will be equal to total work which is 30 divided by total efficiency which is 5, यानी कि 6 days में they will be completing the work. ऑप्शन सी आंसर होगा 6 days. ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड ठीक कर रहे हैं यहाँ पे. 6 की efficiency आ रही है. ठीक कर रहे हैं. यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, निगेटिव वर्क भी है. तो कंफ्यूज में ये हो गया था ना यहाँ पे अभी आंसर बताने के बाद में, कि सी और ए अकेले 6 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे 5 यूनिट वर्क आ रहा है? बट यहाँ पे निगेटिव वर्क भी है, क्योंकि सी और ए अगर 5 यूनिट्स वर्क करें, इसका मतलब ये हुआ कि बी कितना वर्क कर रहा होगा? बी कर रहा होगा -1 यूनिट, और ए कर रहा होगा 2 यूनिट्स. ठीक है, और सी कर रहा होगा 4 यूनिट्स. तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है, तभी हमारा समेशन में ये डिफरेंसेस आ रहा है. तो ये प्रॉब्लम है. ठीक है, इस वजह से कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अकेले सी और ए 6 डेज में कर रहे हैं, और सब मिलकर अकेले सी और ए 5 डेज में कर रहे हैं, और सब मिलकर 6 डेज में कर रहे हैं. तो इसका रीज़न यही है कि बी निगेटिव वर्क कर रहा है. बी इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द वर्क. ठीक है, दैट इज वाई दिस इज हैपनिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the sum of 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by a n is equal to 3 + 2n. nth term हमें given है और nth term है 3 + 2n. तो इस केस में 24 टर्म्स का सम क्या होगा? ओके, nth टर्म कभी भी अगर इस तरह का है जो कि देखने में लग रहा है a + bn टाइप का, ठीक है, या a0 + a1n टाइप का, ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज ए पी. ये हमेशा एक AP फॉर्म करेगा. अगर a0 + a1n + a2n² हो तो दैट इज नॉट AP, बट दिस इज क्लियरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्योंकि इसको तुम लिख सकते हो हमेशा, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, ठीक है, थोड़ा सा AP के TN टर्म की तरफ लेके चले जाएं, तो एक ऐसा दिखेगा a0 + a1 + a1 टाइम्स n-1. ठीक है, तो अब a0 + a1 ये जो है, ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ द AP हो गया, और प्लस a1 × n-1. देखिए दिस a1, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, एंड दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. इजंट इट सो? यही सेम काम यहाँ पे भी करेंगे. तो ये an हमारा इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 बाहर ले लिया, +2 × n-1. तो ये आ गया 5 + n-1 × 2. तो 5 इज द फर्स्ट टर्म एंड 2 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP. तो फर्स्ट टर्म हमारा 5, नेक्स्ट टर्म आएगा 7,
वो तो वैसे भी देख सकते थे, ठीक है, 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये करने को सीधे भी कर सकते थे कि A1 निकाल लिया हमने n इज इक्वल 1 पे, A2 निकाल लिया n इज इक्वल 2 पे, 5 7 9 11, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी इस फॉर्मेट में दिखे हमें एक्सप्रेशन एंड अ टर्म, तो दैट इज ऑलवेज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो तुरंत उसको टी एन में कन्वर्ट करना है, वहां से हमें ए और डी की वैल्यू मिल जाएगा, या फिर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म लिख लेना, तो पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अब सम ऑफ 24 टर्म्स पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n इज इक्वल 24, 24 by 2, फर्स्ट टर्म हमारा 5 और लास्ट टर्म यानी कि t24 क्या होगा 5 प्लस 2 इंटू 23, यानी 46 प्लस 5 51, तो 5 प्लस 51, तो 24 by 2 यानी 12 इंटू 56, तो 560 प्लस 112 672 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी 672 आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो एपी थी तो इस तरह से सॉल्व किया, बट अगर ये एपी नहीं होती तो कैसे सॉल्व करते, क्या अदरवाइज भी सॉल्व करना चाहे तो कैसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे हम देखते ए एन हमें गिवन है 3 + 2n, तो समेशन कर लो इसका, समेशन कर लो 1 से 24 तक का। अब 3 तो कांस्टेंट है, तो पहले टर्म में भी 3 आएगा, दूसरे में भी 3 आएगा, तीसरे में भी 3 आएगा, तो स्टेट अवे इसका सम क्या होगा, समेशन ऑफ 3 क्या होगा फ्रॉम 1 to 24, ये हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस समेशन ऑफ 2n, तो 2 भी बाहर आ जाएगा इफेक्टिवली हमारा, दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 to 24, और समेशन ऑफ n इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, दैट इज n इंटू n + 1/2। ठीक है, समेशन ऑफ n स्क्वायर यानी कि फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, दैट इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, और समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ n होल स्क्वायर, या फिर n स्क्वायर इंटू n + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 24 इंटू 3 दैट इज 72 प्लस 2 इंटू n इंटू n + 1/2 यानी n इंटू n + 1 विच इज 24 इंटू 25, and this is 600, so 672 will be our final answer. Okay, clear, clear है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of cooking gas has increased by 25%, so by what percent should a family reduce the use of cooking gas so as not to increase the expenditure in this account? प्राइस इंक्रीज किया है तो हमारा रिडक्शन कितने से होना चाहिए कंजम्पशन का, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, जब भी हमें कभी भी क्वेश्चन पूछ रहा हो ए इंटू बी इज इक्वल टू सम क्वांटिटी सी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क, एंड फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो कभी भी ऐसे केसेस में अगर एक चेंज आ रहा है हमारा ऑन फर्स्ट क्वांटिटी, अनदर चेंजेस ऑन द सेकंड क्वांटिटी, और नेट चेंज हमसे थर्ड क्वांटिटी या फिर रिजल्टेंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट में पूछ रहा है, ठीक है, या प्रोडक्ट पे कोई कंडीशन गिवन है, जैसे यहाँ पे कंडीशन गिवन है प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जैसे डिस्टेंस पे हम कहें डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है टाइम टू स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस एंड कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्राइस अगर इंक्रीज किया है 25% से, तो प्राइस में इंक्रीज कितना है 25%, विच इज 1/4, तो 4 में 1 का इंक्रीज आया तो प्राइस हमारा क्या हो गया, अगर पहले 4 रुपीज़ था तो अब हो गया 5 रुपीज़। तो इसका ऑपोजिट रेशियो होगा फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारा 5 से 4 हुआ होगा, अगर प्राइस 4 से 5 हुआ कंजम्पशन 5 से 4 होगा। अब देख लो दोनों का मल्टीप्लाई करके, एक्सपेंडिचर हमारा पहले भी 20 था बाद में 20 रहेगा, ठीक है, रेशियो में, समझ पा रहे हो, ठीक है। सो अगर हमारा कभी भी केस है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, और वहाँ पे ए में चेंज गिवन है, बी में चेंज गिवन है, या बी में चेंज पूछ रहा है, और इफेक्टिवली हमारा कह रहा है कि सी जो प्रोडक्ट है उनका दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ए और बी का चेंज, ए और बी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। सो अगर ए हमारा 4 से 5 हो रहा है, या प्राइस हमारा 4 से 5 हो रहा है, तो कंजम्पशन 5 से 4 होगा, तो कंजम्पशन डिक्रीज आया हमारा 1 का, और बेस क्या है, बेस है 5, 5 में डिक्रीज आया 1 का, यानी कि 1/5 हमारा रिडक्शन होगा, विच इज इक्वल 20%, रिडक्शन ऑफ 20%। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज लॉजिकली सॉल्व करते तो ऐसे भी सोच सकते थे इसी सेम चीज़ को, कि पहले हमारा है प्राइस पी, कंजम्पशन है सी, एक्सपेंडिचर आ रहा है ई। अब नए सिचुएशन में प्राइस हैज़ इंक्रीज बाई 25%, यानी कि 1/4 से इंक्रीज किया, तो प्राइस नए वाले केस में क्या हो जाएगा, 4 से हो गया, 4 पहले था तो 1 इंक्रीज हो गया, यानी 5/4 हो जाएगा पहले का, तो 5/4 ऑफ पी विल बी न्यू प्राइस, लेट अस से न्यू कंजम्पशन सी डैश, एक्सपेंडिचर अभी भी ई है, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज पी इंटू सी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा सी डैश आ जाएगा 4/5 सी, यानी कि 5 से 4 हो गया, पहले सी था अब 4/5 है,
तो चेंज आया है 1/5 सी का, यानी 20% का चेंज है, 20% का रिडक्शन आया है इसके इसमें। ठीक है, और ये तरीका समझ में आएगा तो कभी भी कुछ भी अगर मान लो एक्सपेंडिचर चेंज भी हो रहा है तब भी सॉल्व कर लोगे। अगर एक्सपेंडिचर में चेंज भी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलें कि कहें एक्सपेंडिचर भी 10% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज बाई 10% एंड प्राइस हैज इंक्रीज बाई 25%। अब क्वेश्चन पूछे कि कंजम्पशन पे चेंज क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा या डिक्रीज क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ट्राई करो। प्राइस 25% इंक्रीज किया है, तो प्राइस विल बी इनिशियली, तो इक्वेशन ये था पी इंटू सी दैट इज इक्वल टू ई। अब प्राइस हो गया हमारा 5/4 टाइम्स पी इंटू कंजम्पशन मान लेते हैं सी डैश। एक्सपेंडिचर भी 10% इंक्रीज किया, 10% क्या है, दैट इज 1/10। तो पहले 10 था तो अब 11 हो गया। नाउ एक्सपेंडिचर विल बी 11/10 टाइम्स ई। ई को रिप्लेस कर दो पी इंटू सी से, तो दिस विल बी 11/10 इंटू पी इंटू सी। पी से पी कैंसिल आउट हो गया, तो सी डैश हमारा इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4/5 उधर ले जाके, 4/5 इंटू 11/10 टाइम्स सी, देखिए 44/50 टाइम्स सी। तो पहले अगर 50 था हमारा कंजम्पशन, ठीक है, सी डैश बाई सी हो गया 44/50, यानी पहले अगर 50 था तो अब हो गया 44, रिडक्शन आया 6 का। पहले 50 था, अब हो गया 44। ठीक है, रिडक्शन आया 6 का, किस पे आया 50 पे रिडक्शन आया 6 का, तो कितना रिडक्शन आया -6/50 इंटू 100 कर लो, दैट इज रिडक्शन ऑफ 12%, रिडक्शन ऑफ 12%। और द सेम थिंग कुड ऑल्सो हैव बीन सॉल्व बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज से भी इसी सेम चीज़ को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है, जब भी चेंज नहीं हो तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करोगे, बट अदरवाइज सक्सेसिव चेंज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस में चेंज एंड कंजम्पशन में चेंज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो नेट चेंज अल्टीमेटली आ रहा है हमारे एक्सपेंडिचर में। ओके, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस और एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, दैट इज वाई। तो नेट चेंज देख लो, प्राइस में चेंज आया 25% का, तो प्लस 25% हो गया, और कंजम्पशन में चेंज मान लेते हैं X%। ठीक है, और रिडक्शन आना है तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा इफेक्टिवली 0% का। तो अप्लाई सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला। सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। अगर चेंजेस आए हैं X% एंड Y%, और हमेशा ही ध्यान रखना है कि चेंजेस हमेशा हम साइन के साथ में लेंगे, तो इंक्रीज है तो प्लस होगा, डिक्रीज है तो माइनस होगा। तो इस केस में क्या है, डिक्रीज होगा एक्स में। ठीक है, सो +25 माइनस एक्स, और +25 इंटू माइनस एक्स, यानी कि दिस विल -25x/100 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस x/4, यानी कि 5x/4। एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 20%। एक्स 20 आया बट हमारा डिक्रीज आया है, तो माइनस एक्स विल बी इक्वल टू -20, 20 का रिडक्शन आएगा। ओके, सेम कुड हैव बीन द मेथड अगर हमें यहाँ पे 25% के चेंज के साथ में यहाँ पे 10% चेंज चाहिए था, तो वैसे सॉल्व कर लेते। ठीक है, तब भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ये देखते हैं हम उस केस में, +25 और माइनस एक्स। ठीक है, प्लस चाहो तो प्लस मान लो, अल्टीमेटली रिजल्ट माइनस आ जाएगा, चलो इसको प्लस मान लेते हैं, प्लस एक्स प्लस 25x/100 एंड दैट इज इक्वल +10। तो रिजल्ट आ गया हमारा इक्वल टू 15 इज इक्वल टू नहीं -15, 25 को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। सो x प्लस x/4 5x/4 दिस इज इक्वल टू -15, x विल बी इक्वल टू -12%। दिस विल बी रिडक्शन ऑफ 12%, क्योंकि साइन के साथ में अगर हमने x को पॉजिटिव ही माना था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन के साथ में अगर रिडक्शन दैट इज इक्वल टू 12% का रिडक्शन। ओके, क्या ये बात क्लियर है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके, सो डिटेल हमने डिस्कस कर लिया जो भी कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man makes a profit of 20% after selling a product on 28% discount on the printed price. To find the ratio of printed price to the cost price. Printed price और cost price का रेशियो क्या होगा। तो तीन चीज़ें हमारी किसी भी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में, वन इज कॉस्ट प्राइस, अदर इज सेलिंग प्राइस एंड थर्ड इज मार्क प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करोगे तो पहुंचोगे मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज करेंगे, मार्कअप परसेंटेज से इंक्रीज करेंगे कॉस्ट प्राइस को, तो हम पहुंचेंगे मार्कअप परसेंटेज पे। ठीक है, अब मार्कअप परसेंटेज मार्क प्राइस पे तुम्हें डिस्काउंट दिया तो पहुंचे हम सेलिंग प्राइस पे। तो नेट चेंज क्या देख पा रहे हो, नेट चेंज क्या है, पहले हमने इंक्रीज किया कॉस्ट प्राइस को, तो पहले वी इंक्रीज मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस बाई मार्कअप परसेंटेज, देन वी डिक्रीज मार्क प्राइस बाई डिस्काउंट परसेंटेज। तो नेट चेंज से रिजल्ट हमारा क्या आएगा, दिस नेट चेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट, दिस नेट चेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, दिस नेट चेंज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज।
इजंट इट सो? ठीक है, और हम कॉस्ट प्राइस से भी पहुंच सकते हैं सेलिंग प्राइस पे विद प्रॉफिट परसेंटेज, और मार्क प्राइस से भी पहुंच सकते हैं सेलिंग प्राइस पे विद डिस्काउंट परसेंटेज। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन 28% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो एक तरफ हमें इन्फॉर्मेशन किस पे गिवन है हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एंड ऑन द अदर साइड डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो दोनों तरह से हम अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालें तो हम सीपी और एमपी का, सीपी और प्रिंटेड प्राइस का, मार्क प्राइस प्रिंटेड प्राइस बात एक ही है, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीपी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% यानी 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6/5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस को सी मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हेन वी आर गेटिंग अ 28% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस और द मार्क प्राइस। 28% कितना होगा, दैट विल 28/100 और 7/25। ठीक है, तो 7 का डिस्काउंट दे रहे हैं 25 पे, तो बचेगा कितना, 18/25 मार्क प्राइस। तो दीज टू आर इक्वल। ठीक है, बस इन दोनों पार्ट्स पे फोकस करो। तो 5 से सिंप्लाई के यहाँ बचा 5, तो सी अपॉन एम विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 5। अच्छा, ये 6 से यहाँ पे और कैंसिल हो जाता है, 3/5, तो स्ट्रेट अवे 3/5 आ जाता है। सी अपॉन एम इज इक्वल टू 3/5, कॉस्ट प्राइस बाई मार्क प्राइस दैट इज इक्वल 3/5। क्वेश्चन में रेशियो का ऑर्डर जरूर ध्यान देना, रेशियो प्रिंटेड प्राइस टू कॉस्ट प्राइस पूछा, यानी 5/3 होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा 5/3। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन अ ट्रांजैक्शन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर रिक्वायर्ड। अब इस क्वेश्चन के भी ऑप्शंस गड़बड़ है, एग्जाम में गलत दिए थे, तो ऑप्शंस को थोड़ी देर भूल जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि विच इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगे टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या क्या वैल्यूज हमें फाइंड पता हो सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें सीपी एंड एसपी पता है, कॉस्ट प्राइस पता है और एसपी पता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी, सॉरी अपॉन सीपी, अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, दिस इज अवर प्रॉफिट परसेंटेज। या इसी सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर हमें प्रॉफिट भी पता है, प्रॉफिट और सीपी पता है तो भी निकल आएगा, प्रॉफिट और सीपी पता है तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड सीपी पता है तो भी पता चल जाएगा, सीपी एंड एसपी पता है तो भी पता चल जाएगा, इजंट इट सो? बट कुछ तो पता होना चाहिए इनमें से। ठीक है, प्रॉफिट और सीपी पता है तो भी पता चल जाएगा, सीपी और एसपी पता है तो भी पता चल जाएगा, या फिर हमें प्रॉफिट पता हो और एसपी पता हो, या प्रॉफिट परसेंटेज पता हो और एसपी पता हो। तो कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए जिनसे कि वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज। पता है तो खैर निकालना ही क्या है, प्रॉफिट पता है और एसपी पता है तो फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज तब भी निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट पता है और एसपी पता है, तो सब्ट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड आउट सीपी, सीपी और पी मिल गया तो बन गया अपना प्रॉफिट परसेंटेज। तो दीज 3 केसेस आर देयर जहां पे कि हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो सीपी गिवन है अगर हमें, और साथ में डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस गिवन है, यानी कि एमपी पे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, बट हमें एमपी तो नहीं गिवन है, तो डिस्काउंट परसेंटेज से करेंगे क्या, जब तक एमपी गिवन नहीं है तब तक एसपी फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, सीपी और डिस्काउंट परसेंटेज को डायरेक्टली रिलेट कर नहीं पाएंगे, तो ए अकेला इज इनसफिशियंट, दिस इज इनसफिशियंट, इनसफिशियंट। हाँ, अगर साथ में एमपी भी गिवन होता, अगर एडिशनली एमपी भी दे देते तब सॉल्व हो जाता, क्योंकि हमें एमपी पता होता, डिस्काउंट परसेंटेज से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो अगर एडिशनली एमपी और गिवन होता तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, इजंट इट सो? अगर एमपी और एडिशनली गिवन होता तब ये क्वेश्चन पक्के से सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो अगर हम देखें ए के साथ में अगर हमें बी मिल गया होता, तो बी में एमपी गिवन है तब ये सॉल्व हो जाता, तो ए एंड बी टुगेदर वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। या फिर हमें ए के साथ में सी मिल गया होता, सी में क्या गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, हाँ तो सी के साथ भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें ए में क्या गिवन है, डिस्काउंट गिवन है एब्सोलूट वैल्यू, और सी में गिवन है डिस्काउंट परसेंटेज, तो यहाँ से हमें डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज से हमें एमपी मिल जाता, और एमपी मिल जाता तो एसपी मिल जाता। ठीक है, तो ए और सी मिलके भी हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, कैसे कर देते, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज में दिया है हमें, तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी दैट इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, यहाँ से हमें एमपी की वैल्यू पता चल जाती, एमपी मिल जाता है तो एमपी माइनस डिस्काउंट से हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है, और सेलिंग प्राइस मिल जाता है तो फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट मिल ही जाता। तो ए एंड सी कुड ऑल्सो हैव बीन सफिशिएंट। अगर ए और डी होते तो यानी कि ये भी आंसर ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन सही, तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट थे, दैट इज वाई द ऑप्शंस वर इनकरेक्ट।
क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे थे, सभी सही हो रहे थे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑप्शन ए, ओनली ए रिक्वायर्ड, ओनली ए से नहीं हो रहा था, बाकी सबसे हो रहा था। तो ए एंड डी से क्या होगा, ए में हमें मिल रहा है सीपी, डिस्काउंट मिल रहा है, और फिर डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली जब हमारा सी से अकेले सॉल्व हो जाएगा तो डी के साथ तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो ए एंड डी टुगेदर ऑल्सो सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी दो मिल जाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या क्लियर, ठीक है। हाँ, बी और सी मिला के सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज अगर बी और सी को मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा मार्केट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्केट प्राइस गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, बट हमें सी भी पता ही नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस तो चाहिए ही चाहिए होगा, बिना उसके प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकल सकता, इजंट इट सो? या फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता हो तो निकल आएगा, बट वो तो पता नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई हमें ए और बी चाहिए, ए और सी चाहिए, या फिर ए और डी चाहिए। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्शंस पहले वाले क्वेश्चन में गलत थे, बट लॉजिक क्या है वो समझ गए होगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है तो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स इज 32 years. द यंगेस्ट फ्रेंड among them is 4 years old. So what was the average age of the group at the time of birth of the youngest friend? यंगेस्ट फ्रेंड के बर्थ के टाइम पे एवरेज एज क्या रहा होगा? तो एट प्रेजेंट दैट इज 5 फ्रेंड्स का एवरेज एज इज 32 years, और यंगेस्ट फ्रेंड among them इज 4 years old. तो 4 years ago का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 years ago व्हाट विल बी एवरेज एज, और उसके पहले भी ध्यान ये देना है कि एवरेज एज किसकी पूछ रहा है, बिफोर बर्थ ऑफ यंगेस्ट फ्रेंड, बिफोर यंगेस्ट फ्रेंड, बिफोर हिज बर्थ। आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ का एवरेज एज डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हम सारी वैल्यूज को एक एक आइडेंटिकल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एवरेज भी उसी वैल्यू से डिक्रीज होता है, तो एवरेज भी हमारा उसी वैल्यू से डिक्रीज होता है। तो एट प्रेजेंट देखें, देयर आर 5 फ्रेंड्स और एवरेज इज इक्वल टू 32। अब 4 years एगो क्या होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करके पहले 4 years एगो कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक उस दिन जा रहे हैं जब उनका यंगेस्ट फ्रेंड की बर्थ हुई थी, ठीक है। ठीक 4 साल पहले उस टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं जहाँ पे कि उस यंगेस्ट फ्रेंड की बर्थ हुई थी, यानी अब वो यंगेस्ट फ्रेंड एग्जिस्टेंस में आया, तभी हमारा नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट विल बी इक्वल टू 5 ओनली, वो 5 ही रहेगा। बट एवरेज एज क्या हो जाएगा, सबका एवरेज एज 4 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एवरेज एज विल बी 28 होगा। तो यहाँ से सम निकाल सकते हैं, सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 5 × 28। अब ठीक उससे पहले जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएंगे, सम यही रहेगा क्योंकि एज तो उसका 0 है, बट 0 होते हुए भी एग्जिस्ट तो किया ना, उस दिन वो बर्थ पे तो आया, ठीक है। सो उससे बाद और पहले वाला खेल है, अगर हम बर्थ के बाद देखेंगे तो 5 है नंबर ऑफ पर्सन, बर्थ के पहले देखेंगे 4 है, सम सेम ही रहेगा, तो डिवाइड बाई 4 कर दोगे टू फाइंड आउट एवरेज बिफोर द बर्थ। तो बिफोर द बर्थ के लिए सम बाई 4, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 4 हो जाएगा बिफोर द बर्थ, तो आंसर आ जाएगा 5 × 7 विच इज इक्वल टू 35 years। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 35 years, ओके। या फिर डायरेक्टली इसको ऐसे करते हैं कि अभी एट प्रेजेंट सम क्या आ रहा है हमारा, 32 × 5 आ रहा है, 4 years पहले जा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सम में कितना डिक्रीज आएगा, 5 × 4 का, 5 पर्सन है, 4 years में डिक्रीज करो, और नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बिफोर द बर्थ। अगर आफ्टर बर्थ होता है डिवाइड बाई 5 करते, बिफोर बर्थ है डिवाइड बाई 4 करोगे, और यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लोगे, आंसर आ जाएगा 35, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन अ यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, 9 10 7 6 9 3 5। तो मोड ऑफ द डेटा क्या होगा, सबसे पहला काम मोड निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो, सारे के सारे, मीन के लिए तो खैर जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज मीडियन की जरूरत है कि सारे के सारे डेटा को अरेंज करो। मोड क्या है, मोड शुड बी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। तो कई बार अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो अरेंज करने से वो दिखेंगी साफ साफ कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है, बट यहाँ पे तो खैर क्लियर है कि 9 ही आ रहा है अकेले हमें, टू ट्वाइस, बाकी सब वैल्यूज एक ही बार आ रही है, सबका फ्रीक्वेंसी बना एक्सेप्ट 9, 9 इज कमिंग ट्वाइस, दैट इज मोड ऑफ द डेटा विल बी इक्वल टू ऑप्शन बी 9। मीडियन ऑफ द डेटा, मीडियन के लिए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 3 देन 5 देन 6 7 9 9 एंड 10, टोटल 7 डेटा पॉइंट्स हैं, और मिडिल में आ रहा है 7, एग्जैक्टली मिडिल में आ रहा है 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 7। अगर जैसे केस मान लो 7 के बजाय 8 डेटा पॉइंट्स होते और वैल्यूज होते हमारे 3 5 6 7 9 9 10 11, जस्ट इन केस 8 पॉइंट्स होते हैं तो जो मिडिल वैल्यूज होती है वो 2 होती है, 7 और 9, तो हमारा मीडियन आता है उस केस में एवरेज ऑफ दीज टू, 7 + 9 / 2 विच इज इक्वल टू 8।
ठीक है, उस केस में एवरेज फिर हमारा मीडियन हमारा एवरेज ऑफ दीज टू आता है। ठीक है, मीन ऑफ द डेटा सबको ऐड कर लो और फिर डिवाइड बाई 7 कर दोगे। सो 10 + 9 + 9 28 + 7 35 + 14 दैट इज इक्वल 49/7। सो मीडियन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 7, ऑप्शन सी, मीन इज ऑल्सो इक्वल टू 7। मीन भी 7 आ रहा है, मीडियन भी 7 आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो बिटवीन एज ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7 इफ 2 years ago क्यूज एज वॉज 2 years more than द एज ऑफ पी आफ्टर 4 years टू फाइंड देयर टोटल एज। सम ऑफ एजेस क्या होगा? प्रेजेंट का रेशियो हमें गिवन है, रेशियो आ रहा है 5:7। 2 years ago क्यूज एज वॉज 2 years more than एज ऑफ पी आफ्टर 4 years टू फाइंड देयर टोटल एज। टोटल एज पूछ रहा है। सबसे पहली बात, हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है 5:7। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी का ही रेशियो गिवन है। ठीक है, ये रेशियो 4 साल पहले का नहीं है, 3 साल बाद का नहीं है, ये अभी का ही रेशियो। और हमसे टोटल एज भी कब का पूछ रहा है? प्रेजेंट का ही पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में सम ऑफ दीज टू वैल्यूज क्या आ रहा है? 5:7, सम क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, 12 यूनिट्स आ रहा है। यानी कि सम जो हमारा है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, और 12 का मल्टीपल सिर्फ से ऑप्शन डी है, तो यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा मल्टीपल, तो स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर उनको चेक करते या फिर सॉल्व करते प्रॉब्लम। ठीक है, बट क्योंकि ऑप्शंस में डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि एक ही आंसर हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट शुड बी द आंसर। अदरवाइज कैसे सॉल्व करेंगे? कि पी है, क्यू है, और उनका प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:7। मान लिया 5x है और 7x है, प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देन क्वेश्चन इज सेइंग कि 2 years ago क्यू का एज क्या होगा? 7x - 2 होगा, दैट इज प्रेजेंट -2 years। और was 2 years more than age of p after 4 years, तो age of p after 4 years will be 5x + 4, and 7x - 2, this was equal to 2 years more than 5x + 4। तो यहाँ से 2x comes out to be equal to 8, x आ जा रहा है equal to 4, and if x is equal to 4, टोटल सम आ रहा है 12x, 12x will be equal to 48। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फादर सेड टू हिज चाइल्ड, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ फादर्स एज इज 48 years नाउ, तो चाइल्ड्स एज 6 years बैक क्या होगा? फादर सेड टू हिज चाइल्ड, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। तो फादर एंड चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का एज क्या होगा? 0 होगा। फादर का एज मान लेते हैं x है, तो अगर फादर का एज तब x था, तो चाइल्ड का एज एट प्रेजेंट क्या है? दैट शुड बी x, बिकॉज फादर वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, सो अब चाइल्ड x का है, और क्योंकि चाइल्ड देखो एज हमेशा जितने से चाइल्ड का एज इंक्रीज किया होगा, सेम प्रपोर्शन में फादर का भी एज इंक्रीज करेगा। तो चाइल्ड का एज इंक्रीज किया x ईयर्स, तो फादर का एज भी x ईयर्स इंक्रीज किया होगा, x + x, प्रेजेंट एज ऑफ फादर मस्ट बी 2x, एंड फादर्स एज एट प्रेजेंट दैट इज 48, 2x इज इक्वल टू 48। तो चाइल्ड का एज एट प्रेजेंट मस्ट बी 24, और 6 years बैक मस्ट बी 24 - 6, दैट इज 18 years। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। इन अ स्विमिंग पूल measuring 80 meter cross 60 meter, 120 men take a dip, if the average displacement of water by a man is 6 meter cube, तो rise in water level क्या होगा? बिकॉज ऑफ देम टेकिंग अ डिप, तो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, मतलब राइज इन वाटर लेवल क्या होगा? ठीक है, तो कितना इंक्रीज आएगा? 120 men आर टेकिंग अ डिप, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? 120 to 6 मीटर क्यूब। दिस विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, और हाइट में इंक्रीज मान लेते हैं एच का है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज आना चाहिए? एच का इंक्रीज आएगा, तो 80 × 60 × एच, दीज टू शुड बी इक्वल। एच विल बी इक्वल टू 12/80, which will be 3/20 meters, 0.15 meter. Increase in rise in water level, that will be 0.15 meter, option C. Next one, a volume of a wall is 128 centimeter cube. If the height of the wall is 6 times its breadth and length is 9 times its breadth, to find the value of the breadth of the wall. Volume है 128 centimeter cube. Volume will be equal to height into length into breadth. तो breadth अगर हमारा b है, height is 6 times of b, 6b हो जाएगा, length will be 9 times of b into 9b हो जाएगा, this equal 54 b cube,
54 b क्यूब इज इक्वल टू 128, तो b क्यूब इज इक्वल टू 128 बाई 54, बचा 27, बचा 64, तो b क्यूब इज इक्वल टू 64 बाई 27। अब आई डोंट नो कि क्वेश्चन में मुश्किल ऑप्शन जानबूझ के दिया इन्होंने, अदरवाइज 64 इज 4 क्यूब, 27 इज 3 क्यूब, तो 4/3 का होल क्यूब आ रहा है, तो यहाँ से हमारा b स्ट्रेट अवे आ जा रहा है इक्वल टू 4/3। ब्रेथ तो पूछ रहा है, ब्रेथ हमारा आ रहा है 4/3, बट क्वेश्चन में 4/3 ऑप्शन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है सारा का सारा तो खेल है वो क्यूब रूट में है, यानी कि हमें समहाउ b को निकालना पड़ेगा 64/27 का क्यूब रूट। 64/27 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करके निकालनी पड़ेगी, और वो भी प्रॉपरली निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज है, इतना दूर दूर भी नहीं है, तो क्वेश्चन को जानबूझ के मुश्किल बनाया है एग्जामिनर ने। ठीक है, 64/27 की वैल्यू हमें एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ना तो ये वैल्यू 3.45 आ रही है भाई, रफली 2 से 3 के बीच में आ रहा है, ना तो ऑप्शन ए है ना ऑप्शन बी है, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है, सी में दिया है 2.37, डी में दिया है 2.38, तो प्यार से निकालते हैं इसको, इसमें 2 एंड 10/27, ठीक है 10/27 है, तो क्या वैल्यू आएगा प्रिसाइसली, ठीक है 27 से डेसिमल लगाया 100 हो गया, 27 3 जार 81, बच गया 19, 190 हो गया, 190 हो गया। अब 27 इंटू 7 इज 189, 190 जस्ट वन एग्जैक्टली प्रिसाइज है, तो 0.37 वैल्यू होगा 10/27 का, यानी 2.37 वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा, डी आंसर नहीं होगा, सी होगा आंसर। ओके, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू तो 4/3 है। क्लियर है? Next question. How many three-digit even numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? 1 से लेकर 9 तक के digits को हमें यूज करना है such that no digit is repeated, हमें फाइंड आउट करने हैं 3 digit के even numbers. For even number, unit digit must be equal to either 2 or 4 और 6 और 8, क्योंकि यूज करना है हमें 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर 9 तक यूज करना है, तो जीरो वाली प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फिलअप करोगे जहाँ पे कंडीशन है, जहाँ पे कंस्टेंट है हमारा, क्योंकि इवन नंबर है, यूनिट पे कंस्टेंट है, तो 4 चॉइसेस है हमारे पास, इधर 2 और 4 और 6 और 8, कोई एक वैल्यू फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस कितने बचेंगे, टोटल 9 ऑप्शंस थे इनिशियली, बट कोई एक वैल्यू जो फिलअप हो गया वो रिपीट नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग ऑप्शंस बचेंगे 8। ठीक है, मान लिया हमने कि लेटर से 4 को फिलअप कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 4 को नहीं रखते, 4 ऑप्शन है, कोई और वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, जस्ट इन केस, बिकॉज अदर वही लगेगा 4 वही ऊपर फिलअप है, तो 6 को हम मालूम ने फिलअप करें, तो ऑप्शन क्या बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 7 8 9, 8 ऑप्शन बचे हैं, 8 ऑप्शन बचे हैं, फिर से कोई फिलअप हो जाएगा, मान लिया हमने 3 को फिलअप कर दिया, तो अब 7 ऑप्शन बचेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 224। देयर विल बी टोटल 224 नंबर्स व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन, और डिजिट्स अलाउड है हमारी 1 से लेकर 9 तक। ओके, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता और 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स होती, तब आंसर क्या होता, पॉज करके एक बार आंसर करो फटाफट से, कि तुम्हारा दिमाग खुला है कि नहीं खुला है, कि 0 से लेकर 9 तक की डिजिट सारी की सारी अलाउड होती हैं, और साथ में हमारा, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन इज ऑल्सो अलाउड, तब फिर हमारे 3 डिजिट के इवन नंबर्स कितने आते, 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने आते। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, तो समस्या है, बिकॉज यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन हमसे स्ट्रेट अवे यही पूछा है कि 3 डिजिट के कितने टोटल इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स अलाउड है, रेपिटेशन भी अलाउड है, यानी कि एक्चुअल में जो नंबर्स हैं 3 डिजिट के इवन नंबर्स, उनके बारे में पूछ रहा है। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स हमारे कितने होते हैं, टोटल आर 900, फ्रॉम 100 टू 999, टोटल आर 900, और आउट ऑफ दीज 900 हाफ आर ऑड, हाफ आर इवन, तो 450 आर इवन एंड 450 आर ऑड। ऐसे केस में आंसर क्या होगा, 450 इवन नंबर्स आ जाए। ये क्वेश्चन भी आया था, एक बार पूछा था एग्जाम में। ठीक है, तो 450 इवन नंबर्स आ जाए। क्या ही क्लियर है, अगर हमारा रिपीटेशन भी अलाउड है, 0 से लेकर 9 तक का सारा का सारा डिजिट्स भी है वहाँ पे, बाकी सॉल्व करने को पीएनसी से भी सॉल्व हो जाएगा, बट ज़रूरत क्या है जब स्ट्रेट अवे पता है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ अलाउड है, बस इवन नंबर चाहिए, तो लास्ट में ऑप्शन होंगे 0 2 4 6 8, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो कोई टेंशन नहीं है, यूनिट 8 पे 5 ऑप्शन है, बाकी सब जगह 10 ऑप्शन है, सॉरी बाकी सब जगह नहीं, पहले वाले प्लेस पे 0 नहीं आएगा, लेफ्ट मोस्ट पे 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन है, 9 10 5 आंसर आता है 450। ओके, ठीक है, अब एक स्लाइट वेरिएशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, कि हमारा 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को अलाउड करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स अलाउड है, तब आंसर कितना आएगा, तो पॉज करके एक बार सॉल्व करो, व्हाट विल बी द आंसर इफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 अलाउड, बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बट नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड।
क्योंकि अब 0 को भी हमने अलाउ कर दिया है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में कॉशियस हो जाना है, क्योंकि जब भी 0 अलाउ करेंगे और साथ में इवन नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारा 0 यूनिट डेट पे भी आ सकता है, और नहीं आएगा तो फिर ये ध्यान रखना है कि हमारा 0 कैन नॉट बी इन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो 2 कंस्टेंट है हमारे, 2 कंस्टेंट है, दोनों के लिए ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला केस लेंगे व्हेन 0 इज एट द यूनिट डिजिट, 0 इज द यूनिट डिजिट, तो 0 हमारा आ गया यूनिट डिजिट पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 0, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अब 0 फिलअप हो गया, तो अब सारी डिजिट्स बची हैं 1 से लेकर 9 तक। अब 0 हमारे लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे आ भी नहीं सकता, तो 9 ऑप्शन यहाँ पे हैं और 8 ऑप्शन यहाँ पे बचेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 1, 72 नंबर्स विल बी देयर विद 0 बीइंग द यूनिट डिजिट, 0 बीइंग द यूनिट डिजिट। हमारे पास 72 ऑप्शन होंगे। सेकंड केस लेते हैं कि 0 इज नॉट द यूनिट डिजिट, तो इन दैट केस, अब क्योंकि 0 नहीं है यूनिट डिजिट पे, तो यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या फिर 8 होगा, तो 4 चॉइसेस आर देयर, क्योंकि इवन नंबर तो बना नहीं है। अब इसके बाद में 0 यहाँ पे आया नहीं है, तो 0 यहाँ पे भी नहीं आएगा, और यहाँ कोई एक नंबर फिलअप हो गया हमारा, लेट अस से 4 फिलअप हो गया, तो बचे हुए नंबर सब हमारे पास कितने बचे, 0 आएगा नहीं, और टोटल 9 डिजिट्स बची थी, बट 0 भी नहीं आ रहा है, तो बचेंगे 8 डिजिट्स, ऑप्शंस बचेंगे यहाँ पे 8, कोई एक फिलअप हो जाएगा, और नेक्स्ट प्लेस पे हमारे पास 8 अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, बिकॉज अब 0 आ सकता है। 2 ही प्लेसेस तो फिलअप हुए हैं, एक प्लेस हमने फिलअप किया यूनिट डिजिट, और एक प्लेस फिलअप किया लेफ्ट मोस्ट, तो 2 ऑप्शन ही फिलअप हुए 10 डिजिट्स में से, तो 8 ऑप्शन बचेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, दिस विल बी 256। Total such numbers will be equal to 256 plus 72, that is 328. So 328 numbers are there. Okay. Is this clear? Next question. What is the probability that any non-leap year will have 53 Sundays? Non-leap year यानी कि ordinary year, तो year with a 365 days, और हमें चाहिए 53 Sundays. 365 days implies that there will be 52 full weeks plus 1 extra day. और क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हमें चाहिए 53 संडेज, तो 52 वीक्स में तो संडेज आएंगे ही आएंगे, एडिशनली एक और संडे चाहिए, और वो संडे कौन से दिन चाहिए, एक ही दिन एक्स्ट्रा है, तो दैट डे मस्ट बी संडे। अभी जो एक दिन एक्स्ट्रा है, दिस कैन बी संडे और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, तो इट कैन बी एनी ऑफ द 7 डेज। तो रैंडमली केसेस में क्या आंसर आएगा, 1/7 आएगा, एक फेवरेबल है और 7 टोटल है, तो 1/7 विल बी द आंसर, 1/7 विल बी द आंसर इन दिस केस। क्या क्लियर है? अब यही क्वेश्चन अगर नॉन लीप ईयर के बजाय लीप ईयर के लिए होता, तब आंसर क्या होता? अगर लीप ईयर के लिए बात करते तो डेज हो जाते हैं हमारे 366, और फिर हमारे पास 52 फुल वीक्स थे और प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज थे, 2 एक्स्ट्रा डेज थे, इजंट इट सो? ठीक है, तो अगर 2 एक्स्ट्रा डेज थे और हमें चाहिए अभी भी 53 संडेज, तो प्रॉबिलिटी क्या होगी? अगर तुम बिल्कुल भी नहीं सोचोगे तब भी ये सोच लोगे कि हाँ 2/7 हो जाएगी, क्योंकि 2 में से कोई भी दिन संडे हो चलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, आंसर भी इसका 2/7 ही है, बट लॉजिक क्या है, 2 में से एक्स्ट्रा, 2 में से कोई भी दिन हो संडे, ये बात बिल्कुल सही है, बट केसेस हमारे पास कितने बनेंगे, यहाँ पे 7 बनेंगे केसेस, बट कैसे बनेंगे? इस बार जो 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, ये क्या होंगे, ये 2 डेज हमारे कॉन्जिक्यूटिव होंगे, ये 2 डेज विल बी कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि हमारा अगर संडे आएगा, पहला केस होगा संडे एंड मंडे, ये केस हो सकता है, या मंडे एंड ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, दीज आर 7 केसेस। अब इनमें से कौन कौन से केस में हमारे पास 53 संडेज हो जाएंगे, जहाँ पे कि या तो फर्स्ट केस हो संडे मंडे या सैटरडे संडे, तो इन दीज 2 केसेस हमारे पास 53 संडेज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो 2/7 विल बी द आंसर, क्योंकि 7 केसेस इन टोटल बनेंगे। अगर क्वेश्चन जस्ट इन केस का है, लीप ईयर है और साथ में हमें चाहिए 53 संडेज एंड 53 ट्यूसडेज, तो क्या ये पॉसिबल है? 53 संडेज भी आए और 53 ट्यूसडेज भी आए, 2 एक्स्ट्रा डे हमारे पास, बट क्या वो एक्स्ट्रा डे संडे और ट्यूसडे हो सकते हैं? ये जो एक्स्ट्रा डे होंगे ये हमेशा कॉन्जिटिव होंगे, ऑब्वियसली बात है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा ना, एक दिन उसमें से संडे हो जाए ट्यूसडे हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका प्रॉबिलिटी 0 होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हाँ 53 हमारे पास संडेज हो, 53 मंडेज हो, ये पॉसिबल है, बिकॉज बोथ दोज टू आर कॉन्जिक्यूटिव, तो वो तो पॉसिबल है 1/7 केस में, क्योंकि एक केस आ रहा है 7 में से जहाँ पे कि हमारे पास संडे और मंडे दोनों आ रहे हैं, तो 1/7 will be probability for 53 Sundays and 53 Mondays. 1/7 will be the probability for 53 Sundays and 53 Saturdays.
बट हमारे पास एक 53 मंडेज आए और 53 संडेज आए, 53 ट्यूजडेज आए, इसकी प्रॉबिलिटी हमेशा 0 होगा, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल। 2 डेज जो आएंगे वो कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ यही बात डिस्कस कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव ईदर 53 संडेज और 53 मंडेज। जब भी ईदर और गिवन हो, यानी कि दोनों केसेस होंगे तो भी चलेगा, कोई एक होगा उनमें से वो भी चलेगा, कम से कम एक जरूर होना चाहिए, यानी कि कम से कम या तो 53 संडेज हो या 53 सैटरडेज हो, दोनों होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितने होंगे? अगेन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। इजी क्वेश्चन है और लॉजिक भी पूरा समझा दिया, तो अब तो ये आसान हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि टोटल केसेस हमारे पास कितने मिलेंगे, 7 केसेस मिलेंगे इन टोटल, क्योंकि 366 डेज में हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे और हमें चाहिए 53 संडेज और 53 सैटरडेज में से कुछ भी एक होगा तो भी चलेगा, दोनों होंगे तो भी चलेगा। तो फेवरेबल केसेस क्या आएंगे? अगेन केसेस को एनुमरेट कर लेते हैं फटाफट। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। 7 केसेस आ गए। अब हमें अगर कोई एक चाहिए एक्स्ट्रा, तो या तो संडे हो या फिर सैटरडे हो या दोनों हो, तो इस केस में भी आ जाएगा काम, बिकॉज वी हैव 1 सैटरडे एक्स्ट्रा। और इन दिस केस यहाँ पे तो दोनों ही आ रहे हैं, और इन दिस केस टोटल 3 केसेस आर फेवरेबल आउट ऑफ 7, 3/7 will be our probability in this case. Option A will be the answer. ठीक है, अब अगर लॉजिक अच्छे से समझ में आया इसलिए तुमने सही किया तो कमेंट में मेंशन करना। अगर तुमसे गलती पहले ऐसी हो रही थी या पहले ऐसी तुम गलती करते अगर तुमसे पहले प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया होता, ठीक है, अगर पहले से ही क्लियर था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बातें सिंपल है, पता है तो आसान भी है, बट अदरवाइज गलतियां होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, a pair of dice is thrown. What is the probability of getting the sum of numbers on the two faces an odd prime number? सम हमें चाहिए एक ऑड प्राइम नंबर, प्राइम भी हो और ऑड भी हो, ओनली वन इवन प्राइम इज देयर। तो ऑड प्राइम में क्या क्या केसेस बनेंगे? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या फिर 11 हो सकता है। ठीक है, टोटल केसेस कितने बनेंगे? क्योंकि हम एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट डाइस थ्रो पे आउटकम होंगे 6, सेकंड पे होंगे 6, टोटल हमारे 36 वेज होंगे। काम पे देख लेते हैं, 3 सम कैसे कैसे आ सकता है? कैन बी 1+2 और 2+1, 2 वेज होंगे। 5 सम 1+4 या फिर 2+3, 3+2 या 4+1। ठीक है, हमेशा देखने का तरीका क्या है? 1+4 आ रहा है तो लास्ट केस 4+1 होगा। 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4 4 केसेस होंगे। 7 1+6 से लेके जाएगा ये 6+1 तक, तो 1 से लेकर 6 तक 6 केसेस होंगे। 11 6+5, 6 से लेकर 5 तक तो ओनली 2 केसेस है पॉसिबल। ठीक है, टोटल केसेस हो गया हमारा 2+4+6+2, दैट इज इक्वल टू 8+6 14, 14/36 will be the answer, which is 7/18. Option A, 7/18 will be the answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन रेशियोज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रेशियोज को अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए में गिवन है 7:15, 7/15। ऑप्शन बी कह रहा है 15/23। ऑप्शन सी 17/25 एंड ऑप्शन डी 21/39। अब इसको फील्ड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ठीक है, देखो 7/15 हमारा क्या है? रफली दिस इज 0.5, 50% के आसपास है, 0.5 के आसपास है, बट थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि 15 का हाफ है 7.5 और हमें न्यूमरेटर वैल्यू गिवन है 7, तो दिस इज लेस देन 50%, लेस देन 50%। इजंट इट सो? क्या कोई और वैल्यू है जो कि लेस देन 50% है? 21/39 भी हमारा 50% के आसपास है, क्योंकि 39 का हाफ कितना होता है? 19.5 होता, और उससे लार्जर वैल्यू 21, तो दिस इज ग्रेटर देन 50%। बाकी दोनों वैल्यूज हमारी 50% से बड़ी आ रही। 15/23 दैट इज मच लार्जर देन 50%, 17/25 इज ऑल्सो मच लार्जर देन 50%। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द स्मॉलेस्ट, ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें। और एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे कि ऑप्शन ए लास्ट में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो लास्ट में भी स्मॉलेस्ट, और ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी में आ रहा है, दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो बाकी वैल्यूज को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है जहाँ पे कि ऑप्शन इज द लास्ट वैल्यू, तो क्लियरली दैट शुड बी द आंसर। ठीक है, दैट शुड बी द आंसर। क्या क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता तो 7/15 को हम लिख सकते हैं, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन को तुमने अच्छे से समझा है तो 6/15 प्लस 1/15। ठीक है, और 1/15 होता है 6.66%। 6/15 हो गया 2/5 विच इज 40%, तो 46.66% इज द प्रेसाइज वैल्यू फॉर 7/15।
ओके, 17/25 क्या है? 1/25 हो गया 4%, तो दिस इज 68%, दिस इज 68%। ओके, 15/23 की रफली वैल्यू, ये रफली हमारा 2/3 से थोड़ा सा मतलब आसपास ही वैल्यू आ रहा है 15/23 का, तो क्या वैल्यू आएगा एग्जैक्टली? ठीक है, इसको अगर हम 23 का 50% देखें तो दैट इज 11.5, जैसे 11.5 प्लस 3.5/23, देखिए 50% प्लस 3.5/23, ये रफली हमारा आ जाएगा 15% के आसपास, कहीं ना कहीं 65% के आसपास की वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ा सा लार्जर होगा, 65 से 66 के बीच में होगा प्रिसाइजली, बट डेफिनेटली 68% से छोटा होगा। 21/39, अब ये है 19.5 प्लस 1.5/39, अब ये पार्ट तो 50% है, और 1.5/39 दिस विल बी रफली, ये हमारा आ जाएगा 4% के आसपास, 54% के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, तो ऑर्डर में लगा सकते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू हमारा होगा सी, देन होगा बी, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, बट ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा था जहाँ पे कि ए लास्ट में था, तो इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, जितना कम एफर्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना अच्छा है। बाकी रेशियो कंपेरिजन से भी कर सकते थे कि कभी भी हमें ए बाई बी और सी बाई डी को कंपेयर कराना है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इंटू डी वैल्यू लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ न्यूमरेटर ए है, और सी इंटू बी लिखोगे राइट हैंड साइड में, और फिर दोनों कंपेयर करोगे, अगर ए डी हमारा लार्जर देन सी बी है तो ए बाई बी विल बी ग्रेटर देन सी बाई डी, अगर इसका वाइस वर्सा है तो हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन है वो लार्जर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि 15/23 और 17/25 है, अगर मैं नहीं पता इनको फ्रैक्शन में कैसे, इनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे या कैसे कंपेयर करेंगे, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो 15/25 जहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 15 है, राइट हैंड साइड लिखो 23/17, तो 15/25 आ जाएगा हमारा इक्वल टू 250 + 725 375, राइट साइड में 23/17 विच इज इक्वल टू 23/20 होगा हमारा 460 - 69, 400 - 9 391, या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं 23/17 है, एक है 20 + 3 और एक है 20 - 3, तो a - b × a + b दिस इज 20 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो 400 - 9 दैट इज 391, और दोनों में लार्जर वैल्यू है 391, 375 इज स्मॉलर दैन दैट, तो 17/25 विल बी लार्जर दैन 15/23, अकॉर्डिंगली वी कैन कंपेयर फ्रैक्शंस। ठीक है, और बाकी परसेंट फ्रैक्शन को सीख लिया है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी वर्स्ट के सिनारियो में ज़रूरत पड़ता है तो कोई एक दो फ्रैक्शन को कंपेयर कराना होगा, अदरवाइज चीज़ें सॉल्व हो चुकी होंगी। ओके, ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव जो भी बातें डिस्कस की सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना, साथ में सेशन को भी लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।